दादाजी सिर्फ औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं उस कमरे में जाने लगी तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बहुत मारा और कहने लगी, खबरदार जो तुमने इस कमरे में दोबारा कभी जाने की कोशिश की, नहीं तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। एक रात मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मैंने सोचा मैं भी दादाजी के कमरे में जाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गई, मैं दंग रह गई। मैं चक्कर खाकर गिर गई, क्योंकि उस कमरे में तो मेरा नाम रितु है, मेरी उम्र 13 साल है और मेरे दादाजी गांव के छोटे से डॉक्टर थे। हम एक बहुत बड़ी हवेली में रहा करते थे। उस हवेली में एक कमरा था जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उस समय उम्र कम थी, इसलिए मुझे ये जानने की इच्छा बहुत होती थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। वह कमरा मेरे दादाजी का था। कमरा ही नहीं, बहुत बड़ा हॉल था और उस पर एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। मैं सारे घर में घूमा करती थी, क्योंकि मैं 7 भाइयों में सबसे छोटी थी और इकलौती थी। सभी मुझे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन उस कमरे तक जाने की इजाज़त मुझे भी नहीं थी। मेरी मम्मी मुझे हमेशा समझाया करती थी कि कभी भी इस कमरे की तरफ नहीं जाना। माँ कहती वह कमरा बहुत गंदा है और वहाँ पर घर का सारा फालतू सामान रखा है। लेकिन अगर वह कमरा इतना ही गंदा था तो फिर दादाजी उस कमरे में क्या करते थे? बस बीमार औरतों को उस कमरे में भेजते थे और 6 दिन तक उन्हें वहीं बंद रखा जाता था। 6 दिन के बाद वो औरतें उस कमरे से बाहर आया करती और अपने घर चली जाती। उसके खाने का सारा सामान उनके साथ कमरे में भेज दिया जाता था। मैं बस यही सोचती कि आखिर जब उस कमरे में कुछ है ही नहीं तो ये औरतें इस कमरे में जाकर करती क्या हैं। कुछ दिन बाद जब वह बाहर आती तो बिल्कुल सही सलामत होती, लेकिन न जाने क्यों मम्मी मुझे इस कमरे में नहीं जाने देती, कहती चोट लग जाएगी। एक दिन मुझे घर में एक औरत के रोने की आवाज़ आई। दादाजी आंगन में बैठे थे और एक औरत उनके कदमों में बैठकर रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि दादाजी मुझे भी उस कमरे में भेज दीजिए, आपको भगवान का वास्ता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। दादाजी उससे कहने लगे कि तुम समझा करो, मेरी बात मानो, तुम अगले हफ्ते आना, मैं तुम्हें अंदर जाने से मना नहीं कर रहा हूँ। कहने लगी अभी मुझे घर में 6 दिन कोई काम नहीं है, उसके बाद मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, 6 दिन तक घर में ही रहेंगे, इसलिए मैं 6 दिन तक बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए आप मुझे कृपा करके अभी कमरे में जाने दें। मैं अंदर वाले कमरे में छुपकर उनकी बातें सुन रही थी और फिर थोड़ी देर वह औरत जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। दादाजी ने उससे कहा चुप हो जाओ, शोर मत करो, मैं तुम्हारी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जगह बनवाने से उनका क्या मतलब था? आखिर क्या कमरे में इतनी भीड़ थी कि वहाँ और औरतों की जगह ही नहीं थी? ऐसा क्या था उस कमरे में जो औरतों को इतनी भीड़ थी? मैं बस यही सोच रही थी, तभी मेरे सर पर किसी ने धीरे से थप्पड़ मारा। वह मेरी माँ थी। तुम्हें मना किया था ना, तुम फिर यहाँ से आ गई। मैंने कहा माँ कुछ नहीं कर रही हूँ। माँ मुझे हमेशा उस कमरे में जाने से मना किया करती थी और मुझे हमेशा छोटी छोटी बातों से रोका करती थी। मेरे भाई तो हर जगह घुमा फिरा करते थे, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी जाती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं भी भाई की तरह कहीं भी आ जा सकूं, लेकिन माँ मुझे कहती कि तुम हर जगह नहीं जा सकती। लेकिन कहते ना, इंसान की फितरत होती है, उसे जिस काम के लिए मना किया जाए वही करता है। लेकिन मैंने अब ठान लिया और मैंने माँ से जिद लगा ली। अब तो मुझे जानकर ही रहना था आखिर उस कमरे में ऐसा होता क्या है। एक दिन मेरी एक सहेली मेरे घर आई और कहने लगी चलो आओ खेलते हैं, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे ही घर पर रहूँगी। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई मेरे साथ आकर खेलने की, तुम्हें तो कभी इजाज़त नहीं मिलती है। उसने कहा मेरी माँ अपना इलाज कराने के लिए 6 दिन के लिए कहीं गई है और बाबा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसलिए मैं मौका देखकर आ गई हूँ। मैंने कहा फिर तो तुम्हारी माँ 6 दिन के लिए हमारे घर आई होगी। वह मेरी बात सुनकर हैरान थी। वह कहने लगी मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी, वह तो किसी दूसरे शहर इलाज कराने गई है। मैंने कहा तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है, क्योंकि आजकल जो भी औरतें 6 दिन के लिए बाहर जाती हैं वह हमारे घर ही आती हैं। मेरे दादाजी उनका इलाज करते हैं और वह कमरा देख रही हो, वहीं पर उन औरतों को 6 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और इस कमरे में खाना और पानी और सभी ज़रूरत की चीज़ें भी दे दी जाती हैं। वह कहने लगी फिर तो मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, चलो अंदर कमरे में चलते हैं। मैंने कहा इतनी किस्मत अच्छी नहीं है हमारी, वहाँ उस कमरे में बच्चों को नहीं जाने देते। तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे, हम कौन सा सबको बताकर वहाँ जाएंगे। मैंने कहा हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पकड़े गए तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और डांट भी पड़ेगी। वह कहने लगी कुछ नहीं होगा, जान से थोड़ी मार देंगे हमें। मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, उनसे पूछना है उन्हें कौन सी बीमारी है जिसके लिए वे 6 दिन के लिए यहाँ आई हैं, और वह भी मेरे छोटे बहन भाइयों को मेरे ऊपर छोड़कर। मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। कहने लगी मेरी मदद करो ना। मैं उसे लेकर दादाजी के कमरे की तरफ जाने लगी और कमरे तक पहुँचकर सीढ़ी लगाकर मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली ने सीढ़ी पकड़ी थी और मैं सीढ़ी चढ़कर अंदर की तरफ उतरने जा रही थी। जैसे ही मैं अंदर की तरफ उतरने लगी तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ आई और वह आवाज़ मेरी माँ की थी।
वह मेरी सहेली को डांट रही थी और मार भी रही थी। जब उन्होंने मुझे ऊपर देखा तो वह सीढ़ियाँ हिलाकर मुझे नीचे उतारने के लिए कहने लगी। कहीं मम्मी मुझे सीढ़ियों से ना ही गिरा दे। तो मैं जल्दी से नीचे आई और मुझे पता था कि मुझे नीचे आकर मार पड़ने वाली है, और ऐसा ही हुआ। मम्मी ने मेरी पिटाई कर दी। मेरी सहेली को भी डांटा कि तू इस कमरे की तरफ क्यों आई, और हम दोनों की बहुत मार लगी। मेरी सहेली को माँ ने घर से बाहर निकाल दिया और कहा तुम अपने घर जाओ। शाम को मैंने अपने बाबा से यह बात बताई तो वह भी मुझे डांटने लगे, जबकि वह मुझे कभी नहीं डांटते थे। यहाँ तक कि मम्मी भी मेरी शिकायत लगाया करती थी तो कहते थे कि मेरी लाडली बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा। इकलौती जो थी, हमेशा कहा करते थे कि इसे सातों खून माफ़ है, यह जो करती है करने दो। लेकिन आज तो उन्होंने भी मुझे डांटा और कहा था कि आइंदा उस कमरे की तरफ मत जाना रितु। कान खोल कर सुन लो, दोबारा ये सब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जितना मेरे बाबा मुझे मना कर रहे थे, मेरे अंदर उतनी ही जिद बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन उस कमरे से किसी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। एक औरत जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मुझे ये काम नहीं करना है। मेरे दादा भी चिल्ला रहे थे कि बेटी अगर आई हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से मैंने 4 औरतों को मना किया है और अब यहाँ से जाना मुश्किल है। अब तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती, यहाँ जगह मुश्किल से ही मिलती है। मैं सोचने लगी कि आखिरकार इस कमरे में हो क्या रहा है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी और मुझे डर लगने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर माँ और बाबा दोनों उठ गए और परेशान हो गए कि आखिर मैं इतना डर क्यों रही हूँ। माँ को देखकर मैं माँ के गले लगकर रोने लगी। बाबा पूछने लगे क्या हुआ इसको। मेरी माँ ने कहा हमेशा उस कमरे के आसपास मंडराती रहती है, कहीं इसने अंदर झांक कर तो नहीं देख लिया। बाबा और माँ की आंखों में एक अजीब सा डर था। बाबा ने कहा अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर तो ये सारी ज़िंदगी डरती रहेगी। मैं नींद में नहीं थी, मैं सारी बातें सुन रही थी। आखिरकार ऐसा उस कमरे में क्या था जो मैं सारी उम्र डरती रहती। फिर मैंने सोचा शायद मुझे अपने पास रखने के लिए ये सब बातें मुझे दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने मुझे दवाई दी और कहा ठीक हो जाओगी। लेकिन मम्मी की दवाई का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मम्मी अपने काम में लगी हुई थी, घर में कोई नहीं था। मैंने सोचा उस कमरे में जो औरतें जाती हैं ठीक हो जाती हैं और कहती हैं हमारी सदियों पुरानी बीमारी ठीक हो गई है, हमारी 40 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई है। फिर मुझे तो सिर्फ पेट दर्द ही था। मैंने सोचा कि 1 घंटे के लिए उस कमरे में चली जाऊंगी तो मेरा भी दर्द ठीक हो जाएगा। और अच्छा बहाना भी है, अगर मुझे कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं उस कमरे में गई थी। उस कमरे के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके गेट के ऊपर इतनी जगह थी कि ऊपर से अंदर आराम से जा सकती थी। लेकिन परेशानी बस यही थी कि जब भी मैं कमरे में जाने की कोशिश करती, कोई ना कोई मुझे देख लेता और मैं नाकाम हो जाती। लेकिन आज मैदान बिल्कुल साफ लग रहा था। आज मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। बाबा भी घर पर नहीं थे और मेरी दादी भी घर पर नहीं थी। घर के नौकरों को भी छुट्टी दी हुई थी। दोपहर का वक्त था तो मम्मी ने अपने काम निपटाए और थोड़ी देर के लिए सो गई। बस मुझे सही मौका मिल गया था जिससे मैं उस कमरे में जा सकती थी। मैंने बड़े आराम से सीढ़ियों को गेट के पास लगाया और अंदर की तरफ उतर गई। एक तो कमरा था, उस पर पर्दा लगा हुआ था। पर्दा हटाकर देखा तो अंधेरा था, जबकि दिन का वक्त था। मैं कमरे में अंदर आ चुकी थी, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे अलावा कमरे में कोई और भी है। मैं अपने आसपास देखने लगी। मैं सोचने लगी कहीं ना कहीं तो इस कमरे में लाइट ज़रूर होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इसमें 10 कमरे और बन सकते थे। उसको कमरा नहीं कह सकते थे, वह तो एक बहुत बड़े तबेले की तरह लग रहा था। और इस कमरे से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, मैं हैरान थी देखकर इतनी गंदी बदबू आ कहाँ से रही है। मैंने अपने हाथ नाक पर रखा और अपनी नाक बंद कर ली और अंधेरे में इधर उधर हाथ चलाते हुए जल्दी जल्दी लाइट का बटन ढूंढने लगी। और जल्दी ही मुझे बटन मिल भी गया और कमरे में एकदम से रोशनी फैल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस कमरे में गेहूँ रखा जाता था, लेकिन अभी तक क्या वह गेहूँ हटाया नहीं गया था जो इतनी गंदी बदबू आ रही थी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे शरीर कपकपाने लगा। 13 साल की बच्ची अगर ये सब देख ले तो उसके लिए बहुत अजीब मंजर था। उस कमरे में बहुत से जानवर थे जो एक लाइन में पड़े हुए थे, कुछ इधर तो कुछ उधर। लेकिन उन जानवरों में एक अजीब बात थी कि उनके सर तो औरतों के थे, लेकिन उनका धड़ गाय जैसा था। यह सब देखकर मैं चीखने चिल्लाने लगी। तभी वह सारे की सारी औरतें बोलने लगी कि डरो मत, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उनको देखकर तो मैं एकदम बेहोश हो गई। पर जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और रो रही थी और मेरे बाबा से लड़ रही थी। कह रही थी कि आखिरकार तुम्हारे पापा ये सब काम क्यों करते हैं। वह जमाने चले गए, अब कौन ऐसा करवाता है। दूसरों को भी तंग करते हैं और घर में ऐसी चीज़ रखेंगे तो बच्चों को तो डर लगेगा ही ना, उनका ध्यान तो उसी तरफ जाएगा ही ना। और बच्चों की तो आदत होती है, उन्हें जिस काम के लिए मना किया जाए वो वही काम करते हैं। इसका क्या कसूर है। कितनी बुरी तरह डर गई थी मेरी बच्ची। डर के मारे कहीं इसकी जान निकल जाती तो हम क्या करते। अपने बाबा को ये सब काम करने के लिए मना करो,
पुराने तौर तरीके छोड़ दें। अब ये सब कोई नहीं करता है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं तुम सब लोगों को कभी माफ़ नहीं करती। मेरे बाबा कह रहे थे वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो बहुत गेहूँ होता है, और ना यह तो इस घर में रहती है ना, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है, 3 साल बाद जवान हो जाएगी। मेरी माँ लड़ते हुए बाबा से कहने लगी, बस मुझे मेरी बच्ची की जान प्यारी है, मैं इस घर में इस तरह का कोई काम नहीं होने दूंगी। अब ख़त्म करो यह सब काम। अब मैं इस घर में यह काम नहीं होने दूंगी। उनसे कहो इस उम्र में ऐसी हरकतें ना करें। कल को अगर किसी को कुछ हो गया, उसका जुम्मा भी हमारे सर ही पड़ जाएगा। मैं उठी और डटे डटे बोली कि मैं उस कमरे में गई थी, लेकिन उनके सर औरतों के थे और धड़ गाय के। आखिर उस कमरे में ये सब क्या हो रहा है? मम्मी और बुरी तरह चिल्लाने लगी। मेरी माँ मुझे देखकर एक बार फिर से रोने लगी। अब तो ये सब देखकर मेरे पापा भी परेशान हो गए। मैं एक हफ्ते के तक चिल्लाती रही, इसी तरह डरती रही। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया। मेरे बाबा मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत प्यार किया। 3 दिन बाद मैं थोड़ी नॉर्मल हुई और मुझे घर ले आए। और फिर एक दिन मेरे दादा, मेरी माँ और बाबा मेरे पास आए और बैठे कहने लगे कि जिस चीज़ से तुम डरती हो, हम तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते हैं, और उस कमरे में जाने से इसलिए मना करते हैं ताकि तुम डर ना जाओ। और देखो यही हुआ। मैंने कहा मुझे सब बताओ, वह सब क्या था, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे दादा कहने लगे, एक बहुत ही पुरानी परंपरा है और वह एक बहुत पुराना इलाज का तरीका है जो तुमने वहाँ देखा है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर कोई गाय नहीं थी, वह सभी की सभी औरतें थीं। दरअसल ये इलाज उन लोगों का किया जाता है जो बहुत समय से बहुत लंबी बीमारी से पीड़ित होते हैं और जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है और किसी दवा का असर तक नहीं हो रहा होता है। उन्हें फिर एक जानवर की खाल में लपेटकर पूरा ढककर रखा जाता है। खाल को पूरी तरह उस इंसान के पर लपेट दिया जाता है और उनको एक कमरे में पड़े रहना होता है। और यही तरीका इतना भी आसान नहीं होता। आखिरकार एक खाल को अपने ऊपर 6 दिन तक लपेट कर रखना पड़ता है। जानवरों की खाल में बहुत बुरी बदबू होती है जो उन्हें 6 दिन तक बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी बहुत हल्का दिया जाता है। इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग ये इलाज कर पाते हैं। पुराने समय में इसी तरह से इलाज होता था, लेकिन अब लोग छोड़ते जा रहे हैं। अब वह नहीं कर पाते हैं। अब इस इलाज से दूर होने लगे हैं, क्योंकि ये सब कोई नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल इलाज है, लेकिन जो इंसान इससे गुजर जाता है वह फिर समझ लो दोबारा जन्म ले लेता है और उसकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। यह परंपरा बहुत पुरानी है, इसलिए मैं इस तरह से उसका इलाज करता हूँ और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। और इस तरह कोई इंसान अगर जानवर की खाल अपनी गर्दन तक लपेट कर बैठा हो तो अजीब लगेगा ही। इसलिए तुम्हें उस कमरे में जाने नहीं दिया जाता था, ताकि तुम ये सब देखकर घबराओ और डर ना जाओ। बच्चों को इस तरह का मंजर दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब तुम इस खानदान की लड़की हो और तुम बड़ी हो रही हो। सोचा था तुम्हें कभी बैठकर समझा देंगे, लेकिन तुम पहले से ही वहाँ पहुँची। मैं सुनकर हैरान हो गई। दादाजी कहने लगे, क्या वाकई इसी इलाज से फ़ायदा होता है? दादाजी कहने लगे, हाँ फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है और औरतों के लिए तो और भी मुश्किल है। पहले इलाज मर्दों के लिए हुआ करता था, क्योंकि औरतों का इस तरह से 6 दिन बैठे रहना बहुत अजीब सी बात लगती थी। लेकिन मैंने औरतों का इलाज भी किया है। इलाज तो सबके लिए होता है। जब मुझे ये सब जानकारी हो गई तो मेरे मन से सारा डर और सारी घबराहट निकल गई। अब मेरे दिमागी तौर पर मैं नॉर्मल हो गई थी। लेकिन मेरी माँ और बाबा ने दादाजी से कहा कि पापा अब ये काम ना करें। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से कहा कि नहीं माँ, दादाजी को ये काम करने दीजिए। इस काम से लोगों का इलाज हो रहा है, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, मत रोकिए। अब मैं जान चुकी हूँ तो अब यह काम रुकना नहीं चाहिए। जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से और भी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे चलने दीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इलाज करा करा कर थक जाते हैं, तो आप इस काम को ना रोकें। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि नहीं, अब यह काम इस घर में नहीं होना चाहिए। कई बार रिश्तेदारों के बच्चे भी घर आ जाते हैं। कहीं उन्होंने सब देख लिया तो वह भी डर जाएंगे। हम कब तक बच्चों को रोकते फिरेंगे? और गांव वाले भी इस काम को लेकर थोड़ा नाराज़ होने लगे हैं, क्योंकि इलाज सिर्फ मर्दों के लिए था। पर जब से आपने और ये और औरतों का शुरू करना किया है, वह नाराज़ रहने लगे हैं। आपकी इस तरीके से कहीं हमारे लिए उल्टा प्रॉब्लम ना बन जाए। और वैसे भी यहाँ के लोग थे भी ऐसे ही। वह इस तरह की बातों पर मरने मारने को उतर आते हैं। और फिर दादाजी ने पापा की बात मानते हुए इस काम को ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया कि इलाज कैसे किया जाता है, कैसे कैसे इसको करते हैं और किस तरह से इलाज किया जाता है। खाना कहाँ रखते हैं, किस तरह का मरीज़ को खाना दिया जाता है, कितना दिया जाता है, सब दादाजी ने मुझे सब बताया। बड़ी होकर मैं मेडिकल की स्टूडेंट बन गई और एक डॉक्टर बन चुकी थी। मेरे दादा अब दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनकी सारी बताई हुई बातें, उनका सारा तजुर्बा मैंने एक डायरी में नोट कर लिया था। और फिर इसी तरह के इलाज के लिए मैंने एक बहुत बड़ी जगह ली। वहाँ पर उस जगह को साफ़ करवाया, टाइल्स लगवाई, एसी लगाया और बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बनाए और दादाजी के काम को साफ और सही तरीके से करना शुरू किया। अब यहाँ पर ना सिर्फ गांव के लोग, बल्कि शहरों से भी काफ़ी लोग आने लगे थे।
हम 6 दिन तक उन लोगों को अपने पास रखते थे और इस काम के हम पैसे भी लेते थे और उनकी मदद भी किया करते थे। और अगर किसी मरीज़ के पास पैसे नहीं होते थे तो हम उसका काम बिना पैसे के भी कर दिया करते थे। और मैं देखकर हैरान थी कि वाक़ई इस इलाज से बड़ी बीमारी ठीक हो जाया करती थी। यह तरीका सच में पुरानी बीमारियों के लिए बहुत कारगर था। लोग कहते थे कि हमारी प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो गई है। मेरे घर वालों ने मुझे ये काम करने के लिए बहुत मना किया, लेकिन मुझे अपने दादाजी की परंपरा को आगे लेकर चलना था। इसी काम की वजह से मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा अगर तुम ये काम नहीं छोड़ोगी। वह सोचते थे कि अगर मैं जायदाद का लालच देंगे तो ये काम छोड़ देगी। बाकी ऐसा नहीं था कि वे मुझे प्यार नहीं करते थे। अगर मैं नहीं भी छोड़ती तो मुझे जायदाद से बाहर नहीं करते। लेकिन बाद में पता चला कि वह सारी जायदाद मेरे दादाजी ने मेरे नाम कर दी थी और उन्हें पैसों से मैंने ये काम शुरू किया। आज वैसे भी बहुत से लोग थे जो मुझे इस काम से रोका करते थे, लेकिन आज वह पहले वाली बात नहीं थी। अब मुझे किसी का डर नहीं था। अब तो कानून भी मुझे इस काम से नहीं रोक सकता था। इलाज के न जाने इससे भी खतरनाक कितने और तरीके होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसे लोगों को फ़ायदा हो रहा था। एक ऐसा इलाज जिससे मैं कभी डरा करती थी और 7 दिन तक बीमार रही, आज वही मेरी कमाई और सुकून बन गया था। मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही थी। सभी इलाज से फ़ायदा ले रहे थे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। आज मैं अपने दादाजी को याद करके बहुत खुश होती हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।